statement. Cash flow statement is a statement that shows the cash flow, inflow and outflow. सबको पता है ना, वो स्टेटमेंट है जिसमें इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों चलते हैं ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश के भी और कैश इक्विवेलेंट्स के भी ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। मतलब इसमें हम जो कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो मेंशन करते हैं वो तीन एक्टिविटीज के अंतर्गत करते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, कैश का और कैश इक्विवेलेंट्स का भी, ठीक है। और ट्रांजैक्शंस दैट इंक्रीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आर इनफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, जिनसे इंक्रीज होगा उनको आप इनफ्लो बोलेंगे, एंड ट्रांजैक्शंस दैट डिक्रीज इट आर आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिनसे डिक्रीज होगा उसको आप आउटफ्लो बोलेंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इंक्लूड, अभी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में समझ लेते हैं। कैश ऑन हैंड आएगा, बैंक बैलेंस आएगा, ध्यान से सुनना चैप्टर अच्छा आना ही आना है कंफर्म लॉन्ग में। कैश ऑन हैंड आएगा, बैंक बैलेंस आएगा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज आएंगी। ये तीन चीजें मेनली आपके सामने नजर आ रही है, कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज करंट इन्वेस्टमेंट्स आर टेकन एज मार्केटेबल सिक्योरिटीज। आपको क्वेश्चन के अंदर करंट इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, लॉन्ग टर्म या कुछ नॉन करंट वैसे कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, तो करंट इन्वेस्टमेंट्स को भी आप मार्केटेबल सिक्योरिटीज का पार्ट मानेंगे, ठीक है। तो करंट इन्वेस्टमेंट्स मतलब आपने मार्केटेबल सिक्योरिटीज में किया हुआ है करंट इन्वेस्टमेंट, इस वजह से वो भी आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर कंसीडर हुआ। इस बात को ध्यान रखिएगा, करंट इन्वेस्टमेंट आपका मार्केटेबल सिक्योरिटीज में किया हुआ माना जाएगा, दैट्स व्हाई वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट है। और आगे हैंड्स आर इंक्लूडेड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये हो गई आपकी बेसिक डिटेल्स थोड़ी सी। इसके बाद आ जाते हैं टू द पॉइंट, सीधे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, क्योंकि तीन एक्टिविटियों की बात हुई थी ना। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में दो लाइन पढ़ लेते हैं, पेज नंबर 5.4 पे आगे होंगे सीधे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज। प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग, प्रिंसिपल मतलब मेन, जो मेनली आपका रेवेन्यू प्रोड्यूस करने में जो एक्टिविटीज है वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, जिस चीज का आपका बिजनेस है, जिस चीज का आपका एंटरप्राइजेज है, ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो मेन आपको जो रेवेन्यू प्रोड्यूस करने में एक्टिविटीज इंगेज हो रही हैं वो सब आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं, एंड अदर एक्टिविटीज दैट आर नॉट इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। और दूसरे शब्दों में इसने ऐसे बोल दिया है, जो एक्टिविटीज इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग नहीं है वो आपकी ऑपरेटिंग है। ओके, इतना ही बहुत है इसके बारे में जानने के लिए। कुछ एग्जांपल्स हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के, ये आपकी दोनों कंपनीज वाइज है, ये थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि ये चीजें कहीं ना कहीं आपके लिए यूजफुल हैं। न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा अगर आपने ध्यान से नहीं समझा इनको। दो तरह की कंपनीज हैं, एक नॉन फाइनेंशियल और एक फाइनेंशियल, ठीक है। जो नॉन फाइनेंशियल कंपनीज आप जानते हैं, नॉन फाइनेंशियल मतलब जिनका काम जो होता है वो लोगों को लोन वगैरह देना नहीं है, जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज फाइनेंशियल टाइप की चीजें नहीं करती, जिनका काम बिल्कुल भी मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं जो लाइक, ठीक है, या कोई ट्रेडिंग कंपनी है बट फाइनेंस कंपनी नहीं है। उन लोगों के लिए किस तरह की एक्टिविटीज प्रिंसिपल रेवेन्यू एक्टिविटीज होती है, लाइक कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स या सर्विसेज। अगर सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है तो रेंडरिंग सर्विसेज, मतलब वो अगर गुड्स को सेल कर रहे हैं तो आपके लिए वो उन कंपनियों के लिए ये एक्टिविटी कौन सी होगी, ऑपरेटिंग। समझ में आ गया। अगर आप एक नॉन फाइनेंस कंपनी हो तो आप गुड्स सेल करोगे तो आपके लिए ये एक्टिविटी, या सर्विस सेल करोगे, सर्विस प्रोवाइड करोगे तो उससे आपको जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो आपके लिए क्या माना जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सेकंड, कैश रिसीव्ड फ्रॉम रॉयल्टी, फी एंड कमीशन। ये तीन चीजें ऐसी हैं जो आपके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। आपको फी मिलती है, आपको कमीशन मिलती है, आपको रॉयल्टी मिलती है। याद कर लेना इनको ढंग से, ये आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डालना है। नॉन फाइनेंस कंपनी के कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, फाइनेंसिंग कंपनी के कॉन्सेप्ट की बात नहीं हो रही। इसके अलावा कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर और बिल्स रिसीवेबल से जो भी कैश कलेक्ट होएगा वो भी आपके लिए ऑपरेटिंग है। देन कैश पेमेंट फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड अवेलिंग सर्विसेज। आप गुड्स खरीदते हैं अपने बिजनेस के लिए या सर्विसेज को अवेल करने के लिए आप जो पैसा खर्च करते हैं वो सभी चीजें आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। कैश पेमेंट टू, आज इसको पूरा बेसिकली समझा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस भी करा रहा हूँ इसके छोटे छोटे। कल बहुत मेजर काम होगा, पूरा फॉर्मेट, अगर टाइम बच गया तो थोड़ा बहुत फॉर्मेट भी देख लेंगे, नहीं तो कल ध्यान रखिएगा पूरा फॉर्मेट समझाते हुए एक एक बात, कल छुट्टी मत कर लेना किसी भी सूरत में, पूरा फॉर्मेट समझाते हुए एक एक बात को समझाते हुए, छोटे क्वेश्चनों को स्किप करते हुए डायरेक्ट बड़े क्वेश्चंस पे आऊंगा। पहले 2-3 बड़े क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा,
सारे कॉन्सेप्ट को कल ही पूरा खत्म कर देंगे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद मेन क्वेश्चंस उठाएंगे, उनको डिस्कस करेंगे, उनके बाद कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स छोटे क्वेश्चन में हमें मिलेंगे वो डिस्कस करेंगे। उल्टा चलेंगे इसमें, मतलब एक एक एक्टिविटी वाइज नहीं चलेंगे, पहले इकट्ठे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो एक्टिविटी वाइज कुछ मेन बातें रह जाएंगी जो बड़े क्वेश्चनों में नहीं आई होंगी, वो क्वेश्चन चूज करके रख लिए जाएंगे, कल आपको सब मिलेंगे यहाँ पर, तो उनको डिस्कस किया जाएगा। फिर हार्ड एंड हार्डली 3 to 4 डेज में, 3 डेज में या 4 डेज में, मैक्सिमम 3 to 4 डेज में कंप्लीट करना है ये चैप्टर हमने को, और 2 डेज में रेशियो, बस एक वीक के अंदर कोर्स खत्म करना ही करना है। तो अब रेगुलर आने की कोशिश करो, थर्ड वॉल्यूम चल रहा है। एक और है कैश पेमेंट फॉर परचेज ऑफ गुड्स, हो गया। कैश पेमेंट तो मैं जल्दी बोल देता हूँ, थोड़ा सा जो पॉइंट नहीं है वो मुझे डिस्कस कर लेना। कैश पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स, ठीक है, पेबल्स को जो पेमेंट करते हैं, पेबल्स में अब याद रखिएगा ट्रेड पेबल्स में क्रेडिटर और बिल्स पेबल रहते हैं। इसके बाद कैश पेमेंट ऑफ वेज, सैलरी एंड अदर पेमेंट टू एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय को एम्प्लॉय रिगार्डिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो भी आपके ऑपरेटिंग होते हैं। इसके अलावा कैश रिसीप्ट्स ऑफ प्रीमियम एंड पेमेंट ऑफ क्लेम्स, लेकिन यहाँ पर इसने एक बात डाल दी है, फॉर एन इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि प्रीमियम रिसीव करने का राइट एक इंश्योरेंस कंपनी को ही तो होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी कोई फाइनेंस कंपनी थोड़ी ना होती है। तो इंश्योरेंस कंपनी के केस में जो प्रीमियम, भाई इंश्योरेंस कंपनी है ना, तो वो गुड्स प्रोवाइड कर रही है ना ही वो कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रही है, वो तो आपको बीमा दे रही है और बदले में आपसे प्रीमियम ले रही है। तो उनका जो मेन प्रिंसिपल जनरेटिंग एक्टिविटी जो है उनकी मेन, वो इंश्योरेंस प्रीमियम है। तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए जो प्रीमियम आता है वो उनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। और इसके अलावा जो लोग जो वो क्लेम का पेमेंट करती हैं, जब क्लेम आता है, क्लेम सेटल करती हैं वो, तो वो जो क्लेम वो दे रही है वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। जब कोई क्लेम आता है तो उनको देना पड़ता है ना, 2 लाख 5 लाख 10 लाख जितने का भी सम एश्योर्ड होता है या फिर जो भी एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स होते हैं, तो वो आपके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी माना जाएगा जब आप एक इंश्योरेंस कंपनी। और इसके अलावा अगर आप इंश्योरेंस कंपनी नहीं, तो ये क्वेश्चन में दिया ही होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। कैश पेमेंट of and refund of tax, cash payment of and refund of income tax unless these are identified as investing and financing activities। मतलब ये टैक्स वगैरह जो आप दे रहे हो ना, ये भी आपका कौन सा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अच्छा, आपको पता है ना कि कौन सी ऐसी सिचुएशन है जब टैक्स रिगार्डिंग इन्वेस्टिंग होगा या फाइनेंसिंग होगा, भाई कौन सी ऐसी सिचुएशन में आप टैक्स इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग के लिए होते हैं? Dividend distribution tax. Dividend is a part of, dividend received is a part of financing activity। अगर उसमें आप कोई टैक्स पे कर रहे हो, ठीक है ना, तो या डिविडेंड पेड आप कर रहे हो, तो वो आपका डिविडेंड पेड जब आप करते हो तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। थोड़ा गलत हो गया था, डिविडेंड जब आप पेड करते हो तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। और वहां पर आपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स दिया है, मतलब आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपने 10,000 का टैक्स पेड किया जिसके अंदर 2,000 डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है शामिल, तो वो आपका कौन सी एक्टिविटी में माना जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। मतलब नॉर्मली आपके जो टैक्स के बारे में डिटेल्स होती हैं वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी की है, जब तक कि किसी ऐसी एक्टिविटी के लिए आपने, मतलब किसी इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटी के रेफरेंस में टैक्स अलग से पेड नहीं किया हो। अगर उन एक्टिविटी से रिलेटेड कोई टैक्स है तो फिर वो आपको ऑपरेटिंग टैक्स नहीं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। समझ में आ रही मेरी बात? नॉर्मली जो टैक्स है वो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही पार्ट है। स्पेसिफिक वो बताएगा कि सब डिविडेंड से रिलेटेड ये टैक्स है, तब आप उसको फर्दर एक्टिविटीज में कनेक्ट करेंगे। या शेयर कैपिटल से रिलेटेड हो गया सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, इस तरीके के टैक्सेस आपके टैक्स पेड में इन्वॉल्व है, उसको मेंशन कर रहा है वो, तब आपको फाइनेंसिंग और उसमें लेके जाना पड़ेगा इसको। फाइनेंसिंग में इन्वेस्टिंग में क्यों जाएगा सिक्योरिटी का, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इन्वेस्टिंग में क्यों जाएगा, फाइनेंसिंग में जाएगा, क्योंकि शेयर कैपिटल आपका इन्वेस्टिंग में जाता है क्या? शेयर कैपिटल आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो मैंने बोला तो था आपको पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है कि जब आप इनको शेयर्स वगैरह इन सबको रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस करते हो तो वो भी उसी के पार्ट माने जाते हैं, ठीक है। तो वैसे इतना टफ है नहीं, एक आध पॉइंट आ जाए तो कहीं, क्योंकि अभी हम तीनों बुकों को ध्यान रख के चलेंगे इस बार। तो गाइस ये हो गया, ये थे कुछ चीजें आपकी कौन सी एक्टिविटी की, ये थी आपकी ऑपरेट नॉन फाइनेंशियल कंपनी की ऑपरेटिंग। अभी चलते हैं फाइनेंसिंग कंपनी, जो फाइनेंस कंपनी है, फाइनेंशियल कंपनीज है, उन लोगों के लिए किस तरह की चीजें ऑपरेटिंग होती है। बिल्कुल दिमाग में भर लो इन चीजों को। पहले पेमेंट फॉर परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, क्योंकि जब वो सिक्योरिटीज परचेज करेंगी, उनका पेमेंट करेंगी, तभी तो फिर वो आपको दे पाएंगे ना सिक्योरिटीज। तो जो भी उन्होंने पेमेंट किया है वो पेमेंट उनके लिए क्या होगा?
ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा। सिक्योरिटीज को परचेज करने के लिए जो उन्होंने पेमेंट किया है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स, जो भी उन्होंने लोन लिए हुए हैं उसका वो पेमेंट करेंगी, वो भी उनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, क्योंकि इनका काम ही यही है लोन लेना और लोन देना। रिसीव्ड्स फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटी, ये लोग सिक्योरिटी सेल करती हैं, वहां से जो पैसा आएगा वो इन लोगों के लिए क्या होगा, ऑपरेटिंग होगा, क्योंकि इनका ये काम है, सिक्योरिटी सेल करना इनका नेचर है बिजनेस का, ठीक है। और डिविडेंड रिसीव्ड्स ऑन सिक्योरिटीज, डेफिनेटली जब ये सिक्योरिटीज को होल्ड करती हैं तो वहां पर ये जो डिविडेंड इनका रिसीव हो रहा है तो ये कौन सी एक्टिविटी का पार्ट हो गया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट हो गया। लेकिन डिविडेंड पेड वो नहीं होगा। एक बात ध्यान रखना, डिविडेंड रिसीव्ड ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, लेकिन डिविडेंड पेड, क्योंकि ये फाइनेंसिंग कंपनी है तो फाइनेंसिंग कंपनी अपनी सिक्योरिटी पे ही डिविडेंड पे कर सकती है। अगर वो इश्यू करती है अपनी सिक्योरिटी, किसी दूसरे की सिक्योरिटी पे डिविडेंड पे नहीं कर सकती है फाइनेंसिंग कंपनी, क्योंकि दूसरे की सिक्योरिटी पे डिविडेंड पे तो वो कंपनी करेगी ना जिसके वो सिक्योरिटीज है। भाई मान लो मैं एज अ ब्रोकर हूं, क्योंकि कंपनी है लाइक एज अ ब्रोकर, फाइनेंसिंग कंपनी क्या है, एज अ ब्रोकर का ही तो काम कर रही है। मैंने अपने आप को एज अ ब्रोकर एनरोल किया कंपनी के रूप में, है ना, कंपनी मैंने क्रिएट की। अभी मैं रिलायंस की सिक्योरिटीज खरीदता हूं और आप लोगों तक डिलीवर करता हूं, तो रिलायंस की सिक्योरिटीज को हेल्ड करने के कारण जो डिविडेंड रिसीव हो रहा है वो तो मेरा हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन रिलायंस की सिक्योरिटीज पर जो मान लो सपोज मैंने अपनी भी सिक्योरिटीज इश्यू की हैं, तो उनको मैंने इश्यू करके फंड्स जनरेट किए हैं, तो उन पर जो मैं डिविडेंड दूंगा वो मेरा माना जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और आप लोगों को डिविडेंड जो मिलेगा रिलायंस की सिक्योरिटीज होल्ड करने का, वो मैंने नहीं दिया होगा, इसीलिए डिविडेंड पेड जो होगा वो डिविडेंड पेड जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा वो उन सिक्योरिटीज के रिगार्डिंग होगा ही नहीं जो सिक्योरिटीज आपने मुझसे खरीदी है, ठीक है, क्योंकि दूसरी कंपनी की, मेरी नहीं दूसरी कंपनी। तो ध्यान रखना, ये कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है कि हम लोग जल्दबाजी में फाइनेंशियल कंपनीज की सिचुएशन में डिविडेंड पेड को जल्दबाजी में हम लोग कहां लगाए जाते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं, डिविडेंड रिसीव तो है पर डिविडेंड पेड नहीं है, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। और इसके अलावा हाँ, इंटरेस्ट के लिए चल जाएगा, इंटरेस्ट पेड चल जाएगा, इंटरेस्ट रिसीव पेड चल जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन गिवन, जो भी आप लोगों को लोन दोगे उस पर आपको जो भी इंटरेस्ट मिलेगी वो भी आपका कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। पेमेंट ऑफ सैलरी बोनस, ये तो इनको भी करना पड़ता है भाई, चाहे फाइनेंसिंग हो चाहे नॉन फाइनेंसिंग हो, एम्प्लॉइज तो रखने पड़ेंगे, तो उनको जो पेमेंट करोगे क्या कर रहा है, मीन्स ही बता रहा है, उनको आप जो पेमेंट दोगे वो भी आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। हम इनफैक्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। पेमेंट ऑफ एंड रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, जो पेमेंट ऑफ टैक्स का कर रहे हैं या रिफंड आ रहा है, ये भी सब आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। इसमें भी सेम फीचर कि अगर कोई स्पेसिफिक टैक्स ना हो रिगार्डिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है, इसके बाद कंक्लूजन क्या है, द नेट इफेक्ट of cash flow from operating activity is shown in cash flow statement as cash flow from or used in operating activity। यानी ये फ्लो आपको सारे करने के बाद फाइनली जो बचेगा वो आपको कहां दिखा देना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखा देना कि इनफ्लो कितना हो रहा है और आउटफ्लो कितना हो रहा है, जो बचेगा लास्ट में वो आपका फाइनेंसिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी का नेट कैश फ्लो आ जाएगा। इसमें एक बात समझने वाली थी कि प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी वर्ड आया था, वो मैंने यहाँ टिक किया है। प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी मीन बिजनेस एक्टिविटी बीइंग कैरिड बाय द एंटरप्राइज टू अर्न प्रॉफिट, वो सारी एक्टिविटीज बिजनेस एक्टिविटीज जो हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अब कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ कंप्यूटर इज इट्स प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी, क्योंकि आप कंप्यूटर बना रहे हैं तो कंप्यूटर ही बेचेंगे और उसी से आप पैसा कमाएंगे, ठीक है। फॉर अ ट्रेडिंग कंपनी, अब मैन्युफैक्चरर नहीं है, ट्रेडर है, जैसे बीएम कंप्यूटर्स, है ना, तो फॉर अ ट्रेडिंग कंपनी परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स इज इट्स प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी, गुड्स खरीदना और फिर बेच देना, ठीक है। थर्ड, फॉर अ फाइनेंस कंपनी गिविंग एंड टेकिंग लोन्स, पीछे पढ़ा भी था हमने, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है। एंड लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना, ऑन ओन बिहाफ, कस्टमर के बिहाफ पर नहीं, अपने बिहाफ पर, हमने खुद के बिहाफ पर ली हुई है सेल सिक्योरिटीज वगैरह। इज इट्स प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी, क्यों, क्योंकि परचेज अगर हम दूसरे के पैसे से हम परचेज कर रहे हैं तो फिर तो वहाँ कमीशन हो गया ना, क्योंकि फिर वो हमारा पैसा थोड़े ना गया है, हमारा बिजनेस तो हमारा पैसा जाना चाहिए ना, ओन बिहाफ, अपने बिहाफ पर लेना, कस्टमर के बिहाफ पर नहीं लेना है। अब कुछ पॉइंट है बेटा, फर्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, अब आप लोग बताएंगे, फटाफट जवाब देंगे।
आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर क्लासिफाइड और शोन एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हाँ भाई देखो इसमें कंपनी की अच्छा है अपना बाय नॉन फाइनेंशियल कंपनीज, टिपना नहीं है समझना है। नॉन फाइनेंशियल कंपनीज के बिहाफ पर फटाफट फटाफट बताइए कि नॉन कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स क्या होगा? नॉन फाइनेंसिंग की बात हो रही, फाइनेंसिंग की बात नहीं हो रही है। आपने कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स क्या होगा? गुड्स बेचे। क्या नॉन पागल है कि नॉन फाइनेंसिंग? मैं पूछ रहा हूँ ऑपरेटिंग है या नहीं ये बताना है। हाँ तो नॉर्मल के चल रही है, क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटी है? ठीक है, कैश रिसीव आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा, कैश पेड टू परचेज ऑफ गुड्स भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा। पेमेंट ऑफ सैलरी एंड वेजेस यस ऑपरेटिंग है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप नॉन फाइनेंसिंग कंपनी है, तो आपने अगर लोन लिया है तो ये तो फिर आपका कौन सी एक्टिविटी का पार्ट हो गया? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट हो गया। तो उसके रिगार्डिंग कोई एक्सपेंडिचर करते हैं तो वो वहां मेंशन होगा। ठीक है, इसके बाद रीपेमेंट ऑफ लोन, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑपरेटिंग नहीं है। इसके बाद परचेज ऑफ मशीनरी अगेंस्ट पेमेंट इन्वेस्टिंग क्या होगा? पागल हो गई है कि परचेज ऑफ मशीनरी अगेंस्ट पेमेंट, मशीन खरीदी है, मशीन खरीदना एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है मैम। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट कैसे हो जाएगा? तो परचेज गुड्स थोड़ी ना करें, मशीनरी परचेज करिए, गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करोगे आगे बढ़ाने के लिए, जब होते हैं ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिक्स एसेट्स परचेज करोगे वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं होती है, क्योंकि वो केवल एक पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड थोड़े ना है ना, वो तो लाइफ लॉन्ग चलने वाली चीजें हैं। डिविडेंड पेड नहीं है क्योंकि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। रीजन भी थोड़ा सा बताते चल रहे हैं ताकि आगे के लिए भी क्लियर हो जाए। ये छोटी छोटी बातें आप समझ लोगे तो न्यूमेरिकल्स में दिक्कत नहीं आएगी। क्या सही तो बोल रहा हूँ? डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। मेरे को लगा मैं रिसीव्ड था, मैंने गलती से पेड पढ़ लिया। डिविडेंड पेड आपका फाइनेंस क्यों नहीं है? हाँ बोलो क्या डाउट है, जल्दी बोलो, पूछ सकते हो, डाउट पूछने में कोई शर्म नहीं है कि नहीं है? डिविडेंड पेड जब मैं कह रहा हूँ फाइनेंसिंग एक्टिविटी है तो वो ऑपरेटिंग क्यों होगा? इसमें तो नहीं दे रहा था। हाँ तो वो यही तो बोल रहा है, वो यही तो बोल रहा है कि डिविडेंड पेड ऑपरेटिंग नहीं है। ऑपरेटिंग नहीं है तो फाइनेंसिंग हुआ ना। सेल ऑफ कार सेल कर रहे हो, फिक्स एसेट सेल कर रहे हो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि आउटफ्लो इनफ्लो दोनों उसके अंदर जाते हैं ना एक्टिविटी के अंदर। इसके अंदर कमीशन रिसीव्ड हाँ गाइस है, क्योंकि अभी पढ़ा था हम लोगों ने नॉर्मल इन कंपनियों के लिए कमीशन फी और रॉयल्टी ये सब आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल ये भी अभी हमने पढ़ा था ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल जो बनते हैं वो गुड्स से रिलेटेड होते हैं। जब आप उनको उधार माल बेच रहे होते हैं तभी तो आप उनसे अपना सर्विसेज दे रहे होते हैं, माल बेच रहे होते हैं तब उनसे आप अपनी रिकवरी लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड में कह रहा है आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एज क्लासिफाइड और शोन। ये 1 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, 3 मार्क में भी मिल सकते हैं आपको। एक क्वेश्चन दे दिया 3-4 एक्टिविटी छांट के बताइए, तो आपको इसलिए अच्छे से समझना है। इस चैप्टर में से लॉन्ग शॉर्ट दोनों आएंगे। आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर क्लासिफाइड और शोन एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। भाई इसमें बाय फाइनेंशियल कंपनी, अब नजरिया थोड़ा चेंज कर लो, अब आप फाइनेंशियल कंपनी है। फर्स्ट पॉइंट पेमेंट ऑफ सैलरी एंड वेजेस, ठीक है ये तो सबके लिए होता है कोई भी हो, है ना। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, लोन लिया है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ओप्स फाइनेंशियल कंपनी के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, क्योंकि ये इनका काम है लोन लेना और उस पर इंटरेस्ट देना, ठीक है। रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, जो लोन दोगे आप तो उस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगी, तो वो भी आपके लिए ऑपरेटिंग हो गई। परचेज ऑफ शेयर फॉर ट्रेडिंग, बताओ गाइस परचेज ऑफ शेयर फॉर ट्रेडिंग। हाजी पर आप बताओ, सोचो जल्दी सोचो, जल्दी बोलो, और कौन बोलेगा पूरे मैच में? होगा कैसे समझाओ? फाइनेंशियल कंपनी है तो आंसर तो हाल देख लो, कोई भी नेट चली जाएगी, बट उसका रीजन भी तो पता होना चाहिए ना, ताकि तभी तो लॉन्ग लास्टिंग याद रहेगा। हाँ मतलब फाइनेंशियल कंपनी है और ट्रेडिंग पर शेयर्स। हाँ बेटा यही एग्जैक्ट रीजन है। देखो जब आप फाइनेंशियल कंपनी है तो आप बेच क्या रहे हो? हवा तो बेचोगे नहीं ना, आप माल बेचोगे, आप दूसरी कंपनी के शेयर्स वगैरह ही तो बेचोगे, सिक्योरिटीज बेचोगे। तो बेचोगे तो जब आप खरीदोगे वहां ट्रेडिंग सिक्योरिटीज है भाई, आपने खरीदे ट्रेड करने के लिए सिक्योरिटीज, एज ए इन्वेस्टमेंट होल्ड करने के लिए नहीं खरीदे, आपने ट्रेड करने के लिए खरीदे, और दूसरे के पैसे से नहीं खरीदे, अपने पैसे से खरीदे। ये भी देखना पड़ता है, ओन बिहाफ है अपना, ठीक है। और क्या है? परचेज ऑफ शेयर एज इन्वेस्टमेंट, ये नहीं होगा। यहाँ भी आपने शेयर खरीदे लेकिन अब आपने इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदे हैं, तो ये सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई, ठीक है। और परचेज ऑफ शेयर, देखो वो बिहाफ चल रहा था, मैं वो आगे बात, परचेज ऑफ शेयर्स ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, कस्टमर के बिहाफ पर खरीद रहे हो,
तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। तो ये क्या है, देखो इसका ये लिखा हुआ है परचेज ऑफ शेयर ऑफ, इसका नोट नंबर 2 में लिखा हुआ है। इधर किसी के पास बुक नहीं है, क्यों भाई? यहाँ पढ़ा था एक मिनट में पढ़ाओगे चाचा? ये मेरी बुक है और कहाँ पड़ी थी? एक तो दिन में ले लेना जिसको चाहिए, क्योंकि मैं इसको कंप्लीट पढ़ लूँ तुम्हारे लिए। हाँ भाई, बुक्स क्या है यहाँ पर? इधर तुम्हारी सीट में एक ही बुक है पूरी पेज में। बहुत बुरी स्थिति बच्चों, बहुत बुरी स्थिति है। देखिए, परचेज ऑफ शेयर्स और परचेज ऑफ शेयर्स on behalf of customer, purchase on shares on behalf of customer and sale of shares on behalf of customer is not an operating activity because they being purchased for its customer. ये आप अपने कस्टमर के लिए खरीद रहे हो। However, brokerage received is an operating activity. ये कहीं नहीं जाएगा, आप कस्टमर के बिहाफ पर कुछ खरीदोगे ना ये ऑपरेटिंग है, ना ये इन्वेस्टिंग है, ना ये फाइनेंसिंग है। ये ध्यान रखना। अभी आप मुझसे पूछो कि सर अगर ये आ जाए तो हम इसे कहाँ डालें, इसको इग्नोर करना पड़ जाएगा। लेकिन अगर उनसे ऐसा करने के बदले आपको ब्रोकरेज मिलती है या कमीशन मिलता है, तो ये ऑपरेटिंग हो जाएगा फाइनेंशियल कंपनियों के लिए। ये भी अच्छा पॉइंट था। ये क्लिक करने वाले पॉइंट होते हैं बेटा। जैसे अभी मैंने डिविडेंड पेड बोला था और एक ये पॉइंट, ये 2 पॉइंट अब तक ऐसे निकले हैं जो पूछे जा सकते हैं। इतनी सारी रामायण में 2 ही पॉइंट मेन निकले हैं। इसके बाद सेल ऑफ शेयर ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, ये भी वही मैंने बता दिया। इश्यू ऑफ डिवेंचर, घंटा तुम अपने कर सकते हो, इश्यू कर रहे हो इसका मतलब अपने कर रहे हो, दूसरे के थोड़ी कर लोगे आप इश्यू, ठीक है? तो इश्यू ऑफ डिवेंचर है तो वो आपका क्या हो जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है गाइस, जल्दी से नेक्स्ट पे भागते हैं। स्टेट अ ट्रांजैक्शन दैट इज क्लासिफाइड और शोन एज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी बाय बोथ नॉन फाइनेंसिंग कंपनी एंड फाइनेंसिंग कंपनी। हाँ जी, ऐसी क्या चीज है जो दोनों के लिए कॉमन है? कस्टमर एम्प्लॉय रिलेटिंग एक्सपेंसेस लाइक सैलरी, बोनस, ग्रेचुटी, ये सब वेजेस, ये सब चीजें आपकी क्या होती हैं? बोथ में काम करती हैं, चाहे फाइनेंसिंग हो। ये तीसरा क्लिक वाला पॉइंट था बेटा। ये मेरी बातों को ध्यान रखना, जो मैं क्लिक करवाता जा रहा हूँ वो पूछे जा सकते हैं पेपर में, ऐसे ही 100 पूछे जाते हैं। ये तीसरा वो पॉइंट है जो पूछा जा सकता है, यूनिक है जो। बाकी तो सब कॉमन चीजें पूरी किताब में मिलेंगी बार बार चैप्टर में। नेक्स्ट अब हम चलते हैं गाइस सेकंड एक्टिविटी पर फटाफट से, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या होता है? इन्वेस्ट, देखिए गाइस सीधे बैठो, मेरे को डिस्टर्बेंस हो रहा है, बहुत पुराना है वो। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आर द एक्विजिशन, एक्विजिशन मींस परचेज, ठीक है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आर द एक्विजिशन एंड द डिस्पोजल ऑफ द लॉन्ग टर्म असेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट। मतलब जो आपकी लॉन्ग टर्म असेट्स हैं और जो आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो आपके फिक्स असेट्स हैं और जो आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो कि आपके करंट इन्वेस्टमेंट्स या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स वाले इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं है, उनको खरीदना और उनको सेल करना, इनमें जो एक्टिविटीज एंगेज्ड होती हैं, इनके माध्यम से आपके पास जो इनफ्लो और आउटफ्लो होता है, वो सब चीजें आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बना जाता है, ठीक है? These activity include transactions involving purchase and sale of long-term assets, which are not held for resale. Assets आपने बेचने के लिए नहीं खरीदी है, such as plant and machinery, land and building, investment, etc. काम की थ्योरी पढ़ा हुआ, unnecessary कुछ नहीं पढ़ा हुआ। Investment include investments other than current investment. इसमें वो इन्वेस्टमेंट्स आएंगे जो करंट इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, दैट इज मार्केटेबल सिक्योरिटी। वो करंट इन्वेस्टमेंट के लिए वो दैट इज ए मार्केटेबल सिक्योरिटी। जो मार्केटेबल सिक्योरिटी के अंदर इन्वॉल्व नहीं है वो आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो गए। इट इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट मेड इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स बाय द एंटरप्राइज विद अ पर्पस टू जनरेट इनकम। हम इन्वेस्टमेंट्स क्यों करते हैं? ताकि हमारी कुछ एक्स्ट्रा इनकम अर्न हो जाए। तो वो आपने जो प्रॉफिट जनरेट, इनकम जनरेट करने के लिए, सेकेंडरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम जनरेट करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट्स आपने किए हैं वो आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, और उनको आपको उनकी सेल और परचेज को आपको सेकंड एक्टिविटी यानी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर दिखाना है। एक इंपॉर्टेंट नोट भी है इन द क्वेश्चन, इफ द टर्म यूज्ड इज इन्वेस्टमेंट अंडर करंट एसेट्स इट इज टू बी टेकन एज कैश इक्विवेलेंट। अगर उसने बोल दिया इन्वेस्टमेंट अंडर करंट एसेट्स, फिर आपको इसको कहां दिखाना होगा? कैश इक्विवेलेंट वाले फ्लो में देखना पड़ेगा। ओके, कुछ एग्जांपल्स हैं सेकंड एक्टिविटी के, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के, बहुत ध्यान से समझ लेंगे। बी अलर्ट, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूडिंग इंटेंजिबल एसेट्स, क्योंकि गुडविल में देखते हैं ना, जब भी आप अपने फिक्स्ड एसेट्स परचेज कर रहे हैं और उसमें अभी टेंजिबल के साथ साथ इंटेंजिबल भी इन्वॉल्व है, कुछ वर्षों में इंटेंजिबल भी इन्वॉल्व हो गई है, यानी कि आप टेंजिबल और इंटेंजिबल जो भी आप अपनी एसेट्स को परचेज करते हैं वो दोनों ही एसेट्स आपकी
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट मानी जाएगी, ठीक है। रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स को या टेंजिबल और इंटेंजिबल इनको सेल करने से जो आपके पास पैसा आएगा वो भी आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट माना जाएगा। थर्ड, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, किसी दूसरे कंपनी की सिक्योरिटी, मैंने इश्यू नहीं बोला, फर्क है दोनों बातों में, इश्यू ऑफ सिक्योरिटी और परचेज ऑफ सिक्योरिटी। आप परचेज ऑफ सिक्योरिटी कर रहे हो, रिलायंस के शेयर्स आप अपने पास खरीद रहे हो, फाइनेंसिंग कंपनी नहीं हो, नॉर्मल बात हो रही है ना, तो उस कंडीशन में आपके लिए क्या होगा, वो चीज आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। शेयर आप क्या हो गया, सर्दी आ गई, कुछ लेते क्यों नहीं, डी गोल्ड टोटल हाँ जी। तो रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटीज दैट इज शेयर, वारंट्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अदर एंटरप्राइज हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट्स, है ना, ये सारी चीजें जो दूसरी कंपनी की हैं, वारंट भी, ये सब हम पहले पढ़ चुके थे ना, शेयर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, ये सब अभी हम फिर से जब हम उसे पढ़ेंगे थ्योरी को तो उसमें कवर कर लेंगे। एडवांस एंड लोन्स मेड टू थर्ड पार्टी, देखिए लोन एंड एडवांसेस लिखा हुआ है ना, सो ये समझ जाना है कि ये ऐसा इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। तो लोन एंड एडवांसेस आपने थर्ड पार्टी को दिए हैं, अदर देन एडवांस एंड लोन्स मेड बाय दी फाइनेंशियल एंटरप्राइज, ये इसमें वो आ गई, एक इसमें रिस्ट्रिक्शन है कि फाइनेंशियल कंपनी अगर लोन एंड एडवांसेस दे रही है तो वो आपका कौन सी एक्टिविटी होगी, वो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। लेकिन नॉन फाइनेंशियल कंपनी है, वो लोन एंड एडवांसेस प्रोवाइड कर रही है, तो वो आपके लिए क्या होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी, ठीक है। कोई दिक्कत रहे, दुविधा रहे मन में तो पूछ सकते हैं। रिसीव्ड फ्रॉम रीपेमेंट ऑफ लोन एंड एडवांसेस मेड टू थर्ड पार्टी, जो थर्ड पार्टी को अपने लोन एंड एडवांसेस दिए हुए थे वहां से पैसा अपना वापस आ रहा है, तो वो भी आपके लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। लेकिन अगर वही बात है फाइनेंशियल एंटरप्राइज होगा तो आपके लिए ऑपरेटिंग हो जाएगा। एक एग्जांपल है, जल्दी से समझते हैं, हमें इसमें दोनों प्रोस्पेक्टिव से, नॉन ऑपरेटिंग, नॉन फाइनेंसिंग और फाइनेंसिंग, दोनों कंपनीज के प्रोस्पेक्टिव से इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज छांटनी है। तो अलर्ट हो जाइए, पूछना शुरू करने वाला हूं। सबसे पहले कैश प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स को बेचने से पैसा आया, इन्वेस्टिंग के लिए क्या होगा, फाइनेंशियल एक्टिविटी के लिए क्या होगा, और नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए क्या होगा, फिक्स्ड एसेट सेल की, फाइनेंशियल कंपनी के लिए फिक्स्ड एसेट सेल करना क्या है, इन्वेस्टिंग है कि नहीं है, है। फाइनेंशियल कंपनी के लिए फिक्स्ड एसेट सेल करना इन्वेस्टिंग है, और नॉन फाइनेंशियल के लिए भी फिक्स्ड एसेट सेल करना इन्वेस्टिंग है। दोनों के लिए सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आपकी क्या है, इन्वेस्टिंग है। चेक कर सकते हो, साथ के साथ सॉल्यूशन में चेक करते हो, दिया गया आंसर इसका, इसमें क्या दिया हुआ बेटा, जो है वो दी हुई है, ठीक है। तो पहला वाला मैच कर रहा है, ओके, क्लियर करना जरूरी है। आंसर तो हम उसमें भी टीप सकते हैं, यहाँ ये छोटी छोटी बातें समझाने का रीजन सिर्फ ये है कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए आपके अंदर कि आइडेंटिफाई कैसे करना है। दूसरा, कैश पेड फॉर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, हाँ जी आप बताओ, कैश पेड फॉर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है, एक के लिए इन्वेस्टिंग है, एक के लिए ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग नॉन फाइनेंशियल और क्या दोबारा बोलना, कैश पेड फॉर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, भैया मेरे हिसाब से तो दोनों के लिए ऑपरेटिंग है, एक के लिए क्यों होगा, हाँ तो मैं वही तो बता रहा हूँ ना, दोनों के लिए ऑपरेटिंग है। इसका मतलब ये कह रहा था कि एक के लिए ऑपरेटिंग है, एक के लिए इन्वेस्टिंग है, ये दोनों के लिए ऑपरेटिंग है, ये इन्वेस्टिंग किसी के लिए नहीं है। भैया आप अपने स्टॉक इन ट्रेड को परचेज कर रहे हो, पैसा दे रहे हो स्टॉक इन ट्रेड के लिए, अब आपका जो भी स्टॉक इन ट्रेड हो, अब जिस तरीके के व्यक्ति हो, अब जिस तरीके का मतलब आपकी कंपनी है, वो आपका स्टॉक इन ट्रेड है, तो वो आपका इन्वेस्टिंग कहां से हो गया, क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड वो होता है जिसको हम ट्रेडिंग के लिए यूज कर रहे हैं, वो गुड्स जो हमने ट्रेडिंग के लिए खरीदा है, ठीक है। तो कुल मिला के ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है, दोनों में कहीं दिया भी नहीं होगा। इसके बाद थर्ड क्या बेटा, रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन, हाँ भाई लोन टेकन, जो आपने लोन लिया था उसका आपने रीपेमेंट किया, तो भाई फाइनेंसिंग के लिए तो ये ऑपरेटिंग यानी कि इन्वेस्टिंग नहीं है, लेकिन नॉन फाइनेंसिंग के लिए ये इन्वेस्टिंग है, नहीं है, नॉन फाइनेंसिंग के लिए भी इन्वेस्टिंग नहीं है, क्योंकि उनके लिए फाइनेंसिंग है। थोड़ा सा क्लियर करते हुए चलना है चीजों को। इसके बाद नेक्स्ट है डिवेंचर परचेज्ड, हाँ जी सौम्या जी, डिवेंचर परचेज्ड किए, इन्वेस्टिंग की, नॉन फाइनेंसिंग के लिए क्या है, डिवेंचर परचेज करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए जब आप डिवेंचर परचेज कर रहे हो तो क्या है आपके लिए, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है ना, डिवेंचर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए पॉजिटिव एक्सप्रेशन दे दे, मेरे को नेगेटिव मत कर,
नॉन फाइनेंशियल कंपनीज के लिए डिवेंचर परचेज करना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, और फाइनेंशियल कंपनी के लिए डिवेंचर परचेज करना इन्वेस्टिंग है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। देखो इसमें ऑपरेटिंग है कि नहीं है? नहीं सर, इन्वेस्टिंग है। क्यों गड़बड़ क्यों हो रही है? तो वो डिवेंचर कर रहा है, शेयर लगा कर रहा है। शेयर डिवेंचर से कोई मतलब नहीं होता। दोबारा पढ़ना बेटा इस पॉइंट को, डिवेंचर परचेज। डिवेंचर परचेज होता क्या है हमारा? सर हमने अपने डिवेंचर परचेज किया, आगे करें लॉन्ग टर्म बोरोइंग ना, वो इतनी भाई हमने डिवेंचर परचेज किए ना। हाँ इसमें एक सुनो, इसमें एक पहले भी ये इश्यू आया था, इसमें एक बात और ध्यान रखना, जैसे आपने सिक्योरिटीज परचेज की हैं, आप फाइनेंशियल कंपनी हो, ठीक है, जब विदाउट एनी इंफॉर्मेशन आपको इसे एज ए इन्वेस्टमेंट मानना पड़ेगा। जैसे आपने डिवेंचर परचेज की है, इसने ये लिख के नहीं दिया है आपको कि डिवेंचर परचेज फॉर ट्रेडिंग, क्योंकि वहां वर्ड आ रहा था ट्रेडिंग सिक्योरिटी। आपने डिवेंचर, तो बहुत अच्छा पॉइंट, देखो ये भी क्लिक करने वाला पॉइंट है। तो डिवेंचर जो आपने परचेज की है ना, उसने ये मेंशन नहीं किया, भले ही आप फाइनेंशियल एक्टिविटी, मतलब आप भले ही बेटा फाइनेंस कंपनी हो, फाइनेंशियल कंपनी हो, लेकिन उसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि डिवेंचर परचेज के आगे कि आपने ये फॉर ट्रेडिंग की है। तो इस वजह से इस सिचुएशन में इन डिवेंचर्स को हम लोग इन्वेस्टमेंट का पार्ट मानेंगे। तो उस कंपनी के लिए ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई, और इस वाली का नॉन फाइनेंस की कंडीशन में, तो नॉन फाइनेंशियल कंपनी की कंडीशन में, तो हर सूरत में डिवेंचर परचेज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। अब थोड़ा रुक के बोलूंगा क्योंकि जल्दबाजी की जगह में वर्ड गलत हो रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा लोन एडवांस्ड। हाँ भाई बताओ, सोच के लोन एडवांस्ड फटाफट बताओ। लोन एडवांस, अगर आप नॉन फाइनेंशियल हो, तो आपके लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, क्योंकि आपने एडवांस दिया है, लोन एडवांस्ड है, ठीक है। और अगर आप फाइनेंसिंग कंपनी हो, तो लोन एंड एडवांस आपके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गई, क्योंकि आपका रोज का काम है लोन से रिगार्डिंग। फिर परचेज ऑफ पेटेंट्स, पेटेंट परचेज करना, तो हर सूरत में आपके लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया, चाहे कोई भी हो। ये छोटे छोटे क्वेश्चन करके भी दिक्कत दे देते हैं पेपर में। स्टेट गिविंग अ रीजन, अ ट्रांजैक्शन दैट इज ऑलवेज क्लासिफाइड एज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ऐसी क्या चीज है जो दोनों लोगों के लिए, चाहे फाइनेंशियल कंपनी हो चाहे नॉन फाइनेंशियल कंपनी हो, दोनों लोगों के लिए कॉमन है एज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी? डिविडेंड परचेज। बुद्धि खराब हो गई, क्या बोला डिविडेंड परचेज क्या होता है? परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स दोनों को खरीदनी होती है, चाहे फाइनेंशियल कंपनी हो चाहे नॉन फाइनेंशियल कंपनी हो। सड़क पे थोड़ी ना बैठेगा, मशीन या मशीन तो खैर नहीं, लेकिन बाकी फर्नीचर वगैरह ये सब चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह तैयार करेगा, तो ये सब फिक्स्ड एसेट्स ही तो है। ओके, इसमें लिखा भी है परचेज, पेमेंट टुवर्ड्स परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एज इट इज नॉट परचेज्ड फॉर रीसेल। एग्जांपल्स आर परचेज ऑफ बिल्डिंग, फर्नीचर, और इसमें वो भी आ जाती है, इंटेंजिबल एसेट्स भी आ सकती है, गुडविल वगैरह। ओके, तीसरी एक्टिविटी पे चलते हैं जल्दी से, फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर द एक्टिविटीज व्हिच रिजल्ट्स इन द चेंज इन साइज एंड कंपोजिशन ऑफ ओनर्स कैपिटल। जो हमारी ओनर्स कैपिटल है, इंक्लूडिंग प्रेफरेंशियल कैपिटल इन द केस ऑफ अ कंपनी एंड बोरोइंग्स ऑफ द एंटरप्राइज फ्रॉम अदर सोर्सेज। मतलब जो हमारी ओनर्स कैपिटल में, मतलब जो हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल लायबिलिटी, इंटरनल कैपिटल में और एक्सटर्नल लायबिलिटी में, यानी डेब्ट में, जो हमारी इक्विटी में और डेब्ट के साइज में चेंजेस लाए, वो सारी एक्टिविटीज आपकी क्या होती हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब इक्विटी का मतलब हो गया आपका इक्विटी शेयर कैपिटल भी हो गया, और एज वेल एज इसके अंदर प्रेफरेंशियल कैपिटल भी आ गया, क्योंकि ये इंटरनल कैपिटल हो गई। कई मायनों में प्रेफरेंशियल कैपिटल भी हमारी इंटरनल होती है जब वो पार्टिसिपेटिंग होती है, तो ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या हो गया आपका? डेब्ट, डिवेंचर वगैरह, डिवेंचर हो गया, लॉन्ग टर्म लोन्स हो गया। ये अगर इनके इनफ्लो और आउटफ्लो, क्योंकि साइज में चेंजेस दोनों वजह से हो सकती है, इनफ्लो की वजह से भी और आउटफ्लो की वजह से भी, तो इन एक्टिविटीज का इनफ्लो और आउटफ्लो आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर माना जाएगा। अब इसमें सीधी सी बात है, अगर आपने इनका लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें 2 ईयर की बैलेंस शीट दी होती है ना, तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर इनका साइज बढ़ रहा है, तो इट मींस आपने इनको इश्यू किया है। अगर शेयर और डिवेंचर की बात हो रही है, तो वहां पर आपने इनको इश्यू करके फंड्स अरेंज किए हैं, और लोन की बात हो रही है, तो वहां पर आपने लोन रेज्ड की है, लॉन्ग टर्म लोन
रेज्ड की है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स रेज्ड की है, और अगर इनका पिछले ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर में साइज डिक्रीज हो रहा है, अमाउंट डिक्रीज हो रहा है, तो इट मींस आपने शेयर डिवेंचर्स के रेफरेंस में ये बात मानी जाएगी कि आपने इनका रीपेमेंट किया है, और लोन के रेफरेंस में भी यही बात है कि आपने उनका रीपेमेंट किया है, रिडेम्पशन किया है, शेयर डिवेंचर्स का रिडेम्पशन किया है और लोन्स वगैरह का रीपेमेंट किया है। ठीक है सब। एग्जांपल्स ऑफ कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर, यही मतलब है, प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, लोन, बॉन्ड्स वगैरह सब ठीक है। पेमेंट ऑफ बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, कई बार हम अपने इक्विटी शेयर्स को बायबैक कर लेते हैं तो वो भी हमारा लॉन्ग टर्म वो हो गया, मतलब ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट हो गया। रीपेमेंट ऑफ अमाउंट बोरोड इंक्लूडिंग रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, जो भी हमने अपने लॉन्ग टर्म बोरिंग्स वगैरह लिए हैं, डिवेंचर्स वगैरह लिए, उनका पेमेंट कर रहे हैं, वो हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, गाइस इनके डिविडेंड, क्योंकि इनसे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है वो भी आपको इसमें दिखाना पड़ेगा। आपने डिविडेंड वगैरह पे किया है, वो भी आपका कौन सी एक्टिविटी का पार्ट माना जाएगा, फाइनेंसिंग का। शेयर्स के लिए डिविडेंड और लोन्स या बोरोइंग्स के लिए या डिवेंचर्स के लिए इंटरेस्ट, वो उनके पेमेंट्स आपके इसी में आएंगे एक्टिविटी में। इंक्रीज एंड डिक्रीज, हाँ एक चीज और है, कैश क्रेडिट और बैंक, क्योंकि अब ये चेंज हो चुका है स्टेटमेंट, कैश क्रेडिट और बैंक ओवरड्राफ्ट इनकी इंक्रीज डिक्रीज भी, यानी कि अभी देखो कैश क्रेडिट और बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होती है ना, यानी आप ये समझो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जो है ना, इनका भी फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट हो गया। ये शायद AS3 चेंज हुआ है जब से, उससे पहले नहीं थे, पहले ये आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाता था। फिलहाल अभी आपको लेटेस्ट रूल पे चलना है, लेटेस्ट रूल इसके, इसमें वो चेंजेस तो नहीं है सेकंड वॉल्यूम में, देख लेते इस चैप्टर के रिगार्डिंग कोई चेंजेस तो नहीं है। किस वाली बुक में दिया था, TS ग्रेवाल में, DK में? हाँ, तो एक बार बेटा जरा मैं पढ़ा रहा हूँ, साइड बाय साइड देख लो, देख लिया आप लोगों ने, श्योर है ना? हाँ मालूम पड़े आगे बाद में चेंजेस कितने। ठीक है गाइस, तो कुल मिला के कहानी ये है कि आपको ये ध्यान रखना है, ये मेन पॉइंट है, ये चौथा पांचवा क्लिक हो गया इस चैप्टर में, जो अब तक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, जो बीच बीच में बोलता जा रहा हूँ, घर पे वीडियो में सुन लेना, ये पॉइंट भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि जो चीजें रिसेंटली चेंज हुई होती हैं या थोड़ी सी अलग होती हैं, उनके पूछने की संभावना ज्यादा होती है। तो एक पॉइंट ये हो गया कि कैश क्रेडिट और बैंक ओवरड्राफ्ट की इंक्रीज डिक्रीज को पूछ लेगा 1 मार्क में, कि आप इसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट मानेंगे या किस एक्टिविटी का पार्ट मानेंगे, तो इट बिलोंग्स टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है गाइस, ओके। अब इसके रिगार्डिंग फटाफट से 3-4 क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई करना है, अब ध्यान से सुनना, एक्टिव हो जाओ। आइडेंटिफाई आउट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस दैट आर शोन एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब हमें कंपनी वंपनी कुछ नहीं दिया है, तो विदाउट एनी इंफॉर्मेशन हम तो नॉन फाइनेंसिंग कंपनी मानेंगे। नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी पार्ट आइडेंटिफाई करनी है। पहला, रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन, हो गया, पार्ट है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ठीक है। दूसरा, प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स है। डिवेंचर सब्सक्राइब्ड बाय द कंपनी, नो, क्योंकि हमने डिवेंचर इश्यू नहीं किए हैं, हमने सब्सक्राइब किए हैं, है ना। तो जब हम डिवेंचर सब्सक्राइब करते हैं तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल, हाँ ये है, क्योंकि इससे कंपोजिशन चेंज हो रहा है। इंटरेस्ट पेड ऑन बोरिंग्स, ये भी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, मतलब डिविडेंड पेड ये भी है, इंटरेस्ट पेड ये भी है, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी है, जो तो अभी बताया था। इश्यू ऑफ बोनस शेयर ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन है। इश्यू ऑफ बोनस शेयर इज अ कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि जब भी आप बोनस शेयर इश्यू करते हैं ना, थोड़ा सा आराम से बैठ लेती, हम समझ रहे हैं आप पोज के मूड में, मोनिका होली पब्लिक वाली पोज देती हुई, हाँ जी। तो इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स बेटा, तो बोनस शेयर्स में बात समझ लेते हैं, हंसना तो फिर 12th के बाद बुला लेंगे खूब आराम से। बोनस शेयर्स में एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप बोनस शेयर्स इश्यू कर रहे होते हैं ना, तो आपको कैश कंसीडरेशन नहीं होता, ये अदर देन कैश कंसीडरेशन होता है। आप बोनस दे रहे हो, मतलब बोनस शेयर्स के रूप में दे रहे हो। तो जब भी आप उनको शेयर दे रहे हो तो आपके पास एक तो कैश नहीं आ रहा, तो ना तो इसमें इनफ्लो हो रहा है कैश का, ना आउटफ्लो हो रहा, और दूसरा जो आपके प्रॉफिट्स हैं या जो आपके प्रॉफिट्स हैं उनका कैपिटलाइजेशन हो रहा है। उन प्रॉफिट में से निकालकर जब भी आप बोनस डिक्लेयर करते हैं ना, तो आपको कहीं ना कहीं से उसका अरेंजमेंट करना पड़ता है, तो वो आपके प्रॉफिट भी तो रिड्यूस हो रहे हैं। तो ये इस वजह से, जब इसमें कैश रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है ये, तो ये कैश फ्लो का पार्ट ही नहीं है, कैश फ्लो चैप्टर में ही नहीं आने का ये। ओके, एक और एग्जांपल है, एक कॉमन एक्टिविटी बताइए फटाफट से, जो दोनों के लिए ऑलवेज फाइनेंसिंग होगी, डिविडेंड पेड।
अभी बताया था थोड़ी देर पहले, फाइनेंशियल कंपनी के लिए भी डिविडेंड पेड, मैंने कहा था डिविडेंड रिसीव तो ऑपरेटिंग हो सकता है उनके लिए, लेकिन डिविडेंड पेड उनके लिए ऑपरेटिंग नहीं हो सकता। और नॉन फाइनेंशियल के लिए तो डिविडेंड पेड होता ही है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो एक कॉमन एक्टिविटी ऐसी है डिविडेंड पेड, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो दोनों के लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी का रोल प्ले करेगी। अच्छा, एक और इसने बोला है, ये आपसे पूछ रहा हूं मैं, गिव अ ट्रांजैक्शन अ पार्ट ऑफ विच, बहुत ध्यान से समझेंगे और मुझे बताएंगे, ये बताएंगे सौम्या, गिव अ ट्रांजैक्शन अ पार्ट ऑफ विच इज शोन एज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड पार्ट एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऐसा कौन सा एक ट्रांजैक्शन हो सकता है, इंपॉर्टेंट है 1 मार्क में, जिसका एक पार्ट, थोड़ा सा पार्ट इन्वेस्टिंग है और थोड़ा सा पार्ट फाइनेंसिंग है? बताओ कौन होता है? जी मैं पहले पढ़ा चुका हूं। ऐसी क्या एक्टिविटी है जिसमें कुछ पार्ट तो इन्वेस्टिंग है और कुछ पार्ट फाइनेंसिंग है? कोई बताएगा? परी बताओ, उसमें घबराना क्या है? देखो कन्वर्स नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कोई चीज? तो भांसी थोड़े ना है, यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग तो हो रहा है बस नाम समेत। कोई बोल, पूरे बैच में कोई नहीं है भाई। आप कोई चीज इंस्टॉलमेंट पे खरीद रहे हो, तो जब आप उसका इंस्टॉलमेंट रीपे करते हो तो अब आप बताओ, अपना दिमाग लगा के। थोड़ी सेंट दे दी मैंने। परचेज किया है तो उसका, जैसे मशीन हमने खरीदी है तो उसकी जो इंस्टॉलमेंट पे करेंगे वो फाइनेंसिंग हो जाएगी। बेटा, इंस्टॉलमेंट के अंदर 2 चीजें होती हैं, प्रिंसिपल भी होता है और इंटरेस्ट भी होता है। तो जब आप प्रिंसिपल जो है वो इन्वेस्टिंग में दिलाया जाएगा, हाँ, और जो इंटरेस्ट है वो फाइनेंसिंग। क्योंकि यही वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये 1 मार्क के लिए। जब आप कोई चीज इंस्टॉलमेंट पे लेते हो ना, हायर इंस्टॉलमेंट बोलते हैं, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट पे, जब आप एचपीएस सिस्टम पर कोई चीज ले रहे होते हैं, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट सिस्टम पर कोई चीज ले रहे होते हैं, तो वहां पर जो आप इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, एक्चुअली आपको पता है इंस्टॉलमेंट के अंदर 2 चीजें इन्वॉल्व होती हैं, एक होता है प्रिंसिपल अमाउंट और एक होती है इंटरेस्ट कवरेज, है ना, इंटरेस्ट का पार्ट जो कवर होता है। तो जो इंटरेस्ट आपने दिए वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। अभी आपने पढ़ा था ना इंटरेस्ट पेड, बोरोइंग्स में जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, क्योंकि वो लोन ही तो लिया है आपने, जस्ट लाइक मशीन उधार ली तो इन द सेंस आपने लोन ही तो लिया है, तभी तो आपको उधार मशीन मिली, तो उस पे जो इंटरेस्ट पे करोगे वो तो हो गया फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लेकिन जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपका एक तरीके से क्या हो गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, ये रहा, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ एन असेट्स इन इंस्टॉलमेंट अंडर हायर परचेज सिस्टम, द इंस्टॉलमेंट हैज 2 कंपोनेंट, principal and interest. Principal is shown as an investing activity and interest is shown as an फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्यों प्रिंसिपल क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे आप किस्तें, मतलब जैसे जैसे आप प्रिंसिपल अमाउंट देते जा रहे हो, वैसे वैसे आपकी बैलेंस शीट में मशीन दिखाने की नौबत आती है, क्योंकि आपके जेब से कैश गया ना, उतना पार्ट आप दिखा सकते हो परचेज ऑफ मशीनरी। जो आपने इंस्टॉलमेंट दी है उसमें परचेज ऑफ मशीनरी के रूप में उतना पार्ट आप बैलेंस शीट में उसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी दिखा रहे हो। क्योंकि आप ये समझो ना कि उतने रुपए की मशीनरी आपके पास आ गई, वो पार्ट नहीं दिखाएंगे जिसमें कैश का फ्लो नहीं हो रहा। जो पार्ट में जितना पार्ट आप कैश, जितना पार्ट आप इंस्टॉलमेंट दे के आ रहे हो, उसमें जितना प्रिंसिपल अमाउंट है वो पार्ट आप उस ईयर की एक्टिविटी में दिखाओगे। फिर अगले महीने या अगले साल फिर से आप इंस्टॉलमेंट दोगे, फिर से उतनी मशीनरी और आपके पास आ जाएगी कैश फ्लो, क्योंकि उतना आपका कैश का फ्लो हो रहा है एक्टिविटीज। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। 2-3 पॉइंट और है। सम ऑफ कैश फ्लो, ध्यान से सुनो, 3 पॉइंट मैंने चूज किए हैं। सम ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज टेकन टुगेदर along with operating opening balance of cash and cash equivalent equal the closing balance of cash and cash equivalent। ये बात एक डिस्क्लेमर था लास्ट में कि तीनों एक्टिविटीज को टोटल करिए और उसमें ओपनिंग बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जोड़िए, तो क्या चमत्कार पाएंगे, ये सारे टोटल विल बी इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करो। ठीक है, आपकी तीनों एक्टिविटीज के आंसर, आउटफ्लो इनफ्लो के बीच के डिफरेंसेस, ईच स्टेप बाय स्टेप तीनों एक्टिविटीज के आंसर आ जाएंगे इनफ्लो और आउटफ्लोज के बेसिस पर, और उन तीनों को आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो अभी तक आपने किसी भी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं किए, उनके ओपनिंग बैलेंसेस आप जोड़ दीजिए इन तीनों की एक्टिविटीज की डिक्रीज इंक्रीज में, तो जो निकल करके आएगा वो आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्लोजिंग पार्ट होगा, पहली चीज। दूसरा, अ सिंगल ट्रांजैक्शन में इंक्लूड कैश फ्लो अंडर 2 डिफरेंट एक्टिविटी। कोई एक ट्रांजैक्शन 2 जगह भी जा सकता है। फॉर इंस्टेंस, समझिए इसको, इफ अ मशीनरी इज परचेज अंडर हायर परचेज सिस्टम, ईच इंस्टॉलमेंट विल इंक्लूड इंटरेस्ट एंड पार्ट ऑफ प्रिंसिपल, अमाउंट पेड फॉर इंटरेस्ट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, है ना, वेयर इज द अमाउंट पेड फॉर प्रिंसिपल इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मतलब एक ही ट्रांजैक्शन था, उसके 2 पार्ट हो गए,
तो वो 2 जगह भी अलग अलग जा सकता है, थोड़ा पार्ट उसमें चला गया और बचा हुआ पार्ट उसमें चला गया। ये नहीं है कि पूरा एक पार्ट है तो एक आपको एक एडजस्टमेंट दी हुई है, एक इन्फॉर्मेशन दी है तो पूरा पार्ट आपको एक ही जगह डालना है। अब उसमें 2 चीजें व्हील हो रही हैं, 2 अलग अलग थोड़े थोड़े पार्ट हैं, 2 अलग अलग एक्टिविटी हैं, तो उसको आपको तोड़ करके अलग अलग करना है। इश्यू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश एंड ऑल्सो कन्वर्शन ऑफ डिवेंचर इनटू शेयर आर नॉट कैश इन एंड कैश आर नॉट शोन इन कैश इनफ्लो। जो भी अदर देन कंसीडर जो कन्वर्शन होते हैं, एक तो वो नहीं जाते कैश फ्लो में, जो कन्वर्शन होते हैं, जैसे आप मेरी कंपनी के शेयर छोड़ दो और बदले में मेरी कंपनी के डिवेंचर ले लो, या आप मेरी कंपनी के डिवेंचर, आपको मैं अपनी कंपनी के डिवेंचर का जो पेमेंट करूंगा, जो आपके पास होल्डर हो डिवेंचर होल्डर, बदले में कन्वर्ट करके कर दे रहा हूं अपनी कंपनी के नए शेयर इश्यू करके आपको, तो ये कन्वर्शन हुआ है ना। तो शेयर इश्यू करने में कैश आया मेरे पास, ना डिवेंचर का रीपेमेंट करने में मेरे पास कैश गया, तो ये चीजें कैश फ्लो का पार्ट नहीं है। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ बिल्डिंग, एक इसमें एग्जाम्पल ये भी इन्होंने दिया है, ये कन्वर्शन का समझाया था मैंने। और बाकी अगर आप कोई एसेट्स खरीद रहे हो और बदले में शेयर डिवेंचर वगैरह इश्यू कर रहे हो, तो वो भी उसमें भी कैश नहीं जा रहा आपका। तो फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ बिल्डिंग बाय इश्यू ऑफ शेयर या और डिवेंचर टू द वेंडर डज नॉट इन्वॉल्व रिसीप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश। तो ये चीजें आपकी अगर कहीं भी क्वेश्चन में दिखेंगी तो आपको स्किप करनी है, ना जोड़नी है ना घटानी है। एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 10, एग्जाम्पल 11, एग्जाम्पल 12, एग्जाम्पल 13, 14 तक आप करके लाएंगे कल, और कोई भी दिक्कत होगी तो कल सबसे पहले आप डिस्कस करेंगे। इनको टालिए मत, इनको करिए। वो लड़की का मुझे बिहेवियर, वो लड़की का